हेलो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो प्रारंभ करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की शानदार क्लास, जहां पर मैं आपको करा रहा हूं 25 में से 25 प्रश्न की पूरी तैयारी। तो अगर आप रेलवे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करें, क्योंकि 25 नंबर आप लोगों को जीके जीएस और साइंस मिला के आते हैं। तो यहाँ पे साइंस की भी काफी क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपके 25 में से 25 प्रश्न आपको निश्चित रूप से मैं करा सकूं और आपका नंबर भी उसमें निश्चित रूप से आ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले कुछ और मैं बता दूं। यहां पर आपको एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है हमारी तरफ से, और यहाँ पे ऑफर क्या है वो ये है कि अगर आप 31 तारीख तक, यानी 31 तारीख के रात के 12 बजे तक अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, अगर इसे परचेज करते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, महापैक, तो आप लोगों को 6 गुना वैलिडिटी मिलेगी, यानी 36 महीने का कोर्स मिलेगा 2099 रुपए में। और ये संपूर्ण पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, DSSV, KVS, ये समझ लीजिए कि इनका काम तमाम। समझ आ गया नहीं? तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग जितने भी जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब लोग अच्छे से पढ़ते जाएं, बढ़िया तरह से पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और कोर्सों की बता दूं कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी 999 रुपए में आपको मिल रहा है। DSSV का पीआरटी टीजीटी पीजीटी पैक 1299 का है। KVS टीजीटी पीजीटी का बैच 2025 का है। और BPSC 4.0 कंप्यूटर साइंस का 699 रुपए का है। और BPSC TRE 4.0 का केवल जनरल पेपर आपको तैयार करना है तो 599 रुपए का है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आइए प्रश्न कर लेते। कल मैंने आपको इतने प्रश्न करा दिए थे और आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसी से आगे चलेंगे जहां तक मैंने प्रश्न करा दिए थे, है ना। चलो आइए, तो यहां पर हमें क्या समझना है और क्या जानना है वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक, यहां से हमारा प्रश्न हो गए थे, ये सारे प्रश्न, ये भी सब हमारे हो गए थे। ठीक है नहीं, यहां पे प्रश्न चल रहा था ये अधिकेंद्र शब्द, यानी आज का जो पहला प्रश्न जो है वो क्या है, वो अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंध रखता है तो मुझे बताओ। अधिकेंद्र का मतलब होता है एपीसेंटर, है ना। एपीसेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में फिलीपींस में आप लोगों को पता है कि जबरदस्त भूकंप आया है। फिलीपींस में, थाईलैंड में एक जबरदस्त भूकंप आया है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, है ना। कांपती हुई बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो जब भी हम भूकंप का अध्ययन करते हैं तो उसको सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस भूकंप का केंद्र यहां है, वहां है, ऐसे करके बोला जाता है। तो भूकंप केंद्र क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए कि वह जगह जहां पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो इसका संबंध किससे है? भूकंप से है। तो दैट्स द राइट आंसर। इसके अलावा आपको ज्वालामुखी पता होगा। ज्वालामुखी हमारी धरातल पर पाया जाने वाला एक ऐसा छिद्र है जिसके अंदर से लावा बाहर निकलता हो। तो लावा बाहर निकलते निकलते ऐसे करके यहाँ पर जम जाता है और ये शंक्वाकार आकृति बन जाती है, जिसे हम वोल्केनिक कॉन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम चक्रवात की बात करते हैं तो आपने भूतराय भवंडर का नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा। और यहां पर हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। ये बात आप लोगों को पता ही होगा। अंदर लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इसलिए बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलता है ना। लैंडस्लाइड भी, अगर आपने पर्वतीय क्षेत्र देखोगे वहां पर बहुत सारा लैंडस्लाइड होता रहता है ना। तो ये भी है, ध्यान रखो। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देख लेते हैं कि काला आजार द्वारा संचारित होती है। एक काला जार एक रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है? अगला प्रश्न आप लोगों को ये बताना है, बोलिए जल्दी। ठीक है नहीं, किससे होता है बताइए? कि सीसी फ्लाई से, ड्रैगन फ्लाई से, है ना, सैंड फ्लाई से, या यहां पर क्या है, फ्रूट फ्लाई से। तो क्या होगा राइट आंसर बताओ। काला जार किससे होता है? ठीक है ना। तो काला जार जो है वो आपको सैंड फ्लाई से होता है, याद रखना। तो सी इज द राइट आंसर। और सीसी से क्या होता है? निद्रा रोग होता है। आपको पता, स्लीपिंग सिकनेस। अगर आपको जनरली नींद आती रहती है, ठीक, हर टाइम नींद आती रहती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सीसी मक्खी है, आप नहीं है। अगर आप सैंड फ्लाई को देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे जो आपकी लिवर और यहाँ पे आपकी पैनक्रिया, वो जो लिवर है और उसके अलावा स्प्लीन है, इसमें क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, अगर आप देखना चाहते हैं काला जार में, है ना।
तो कालाजार में ऐसे आता है। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि आपको अपने किस चीज पे काम करना है, लिवर पे काम करना है, क्योंकि लिवर ही आप लोगों को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखना, बहुत सारे काम करता है लिवर, है ना। जब आप पेट में होते हो तो आपके लिए आरबीसी का निर्माण भी ये लिवर करता है। जब आप पेट में होते हो तो आरबीसी कौन बनाता है, यही बनाता है, लिवर ही। तो लिवर आपको जिंदा रखता है, सोचिए, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर तो ये जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग। तो यहाँ पे तो आपको पता होगा कि एक ही है राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इज द राइट आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये बताओ निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं रहे हैं? तो कौन ऐसे हैं जो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? जैसे कि कपाड़िया, ठीक है, अल्तमश कबीर और के.जी. बालकृष्णन, एन गोपाला स्वामी। एन गोपाला स्वामी का केस है, एन गोपाला स्वामी केस से संबंधित है, लेकिन ये कपाड़िया, कबीर और बालकृष्णन ये सभी के सभी न्यायाधीश रह चुके हैं। तो एन गोपाला स्वामी इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, इनकरेक्ट। तो याद रखना, तो ये आंसर तो सही है, ध्यान रखो, ठीक है ना। अब 5वां प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 सूत्रीय योजनाएं किसने प्रस्तुत करी थी? लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज किलीपेंस ने, वुडरो विल्सन ने। तो आप लोगों को यह भी बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 के मध्य में चला था, और इसमें अगर आप देखें 14 सूत्रीय योजना की तो वुडरो विल्सन ने रखी थी, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने करी थी, है ना। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति रचना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो वीरता थी उसकी कहानियों को लिखा गया है प्रशस्ति में, तो वो प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिश्चंद्र ने लिखी थी। दैट इज द राइट आंसर, है ना। इसका आंसर क्या है? परिणाम में सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में लाहौर षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? लाहौर षड्यंत्र जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था, उस बम को रास बिहारी बोस ने फेंका था। इसके बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन ये घटना कब हुई उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 1912 की घटना है ना। याद रखो, 1915 की भी महत्वपूर्ण घटना है, गांधी जी भारत में लौट आए थे, ठीक है। 1919 के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और इसके अलावा रोलेक्ट एक्ट भी इसी समय पर आया था। और 1932 में आपको पता है कि देखा जाए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में पूछा कोंकण तट कहां से कहां तक फैला है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, ठीक है, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो आपको पता होना चाहिए कि कोंकण तट जो है वो दमन से गोवा तक है, ये आपको पता रहना चाहिए ना, दमन से गोवा तक। तो दमन द्वीप यहाँ पर है, यहाँ पे गोवा है, तो इसके बीच का जो वो है उसको कहते हैं कोंकण। तो जब भी वो कोंकण की बात करते हैं तो उसमें दमन द्वीप तो आएगा ही, ठीक है। इसके अलावा पूरा महाराष्ट्र आता है और पूरा गोवा आता है। तो पूरे महाराष्ट्र का तट हो, गोवा का तट हो, दमन द्वीप का तट हो, इस सब के तट को हम कोंकण का तट कहते हैं, याद रखना। इसके बाद कन्नड़ का तट आता है, इसके बाद किसका आता है? कन्नड़ का तट आता है। इसके बाद मालाबार का तट आता है, मालाबार। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ये क्या है? यहाँ पर केरल है, केरल का कर्नाटक मालाबार, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक का कन्नड़। और इस पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बनता है कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल तक इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो अगला प्रश्न आप लोगों से यही है। तो ई वीजा की शुरुआत किसने करी है? एक बार मुझे बता दीजिए, ई वीजा की शुरुआत किसने करी है? साउथ कोरिया ने, जापान ने, ताइवान ने, सिंगापुर ने। तो राइट आंसर क्या होगा? जापान इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है ना। थोड़ा सा स्पीड में और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग देते जाएं, है ना। सभी लोग इसका आंसर देते हुए जाएं।
निम्न में से कौन सा काल भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर गुप्त काल होना चाहिए, जैसे कि सभी लोगों ने यही आंसर बताया है, गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्त काल। चलिए 11वें प्रश्न पे आ जाओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? 1984 के सिक्के दंगों से, ठीक है नहीं, 1975 की इमरजेंसी से, 1990 के एयर इंडिया निकासी से, और इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आप लोगों को पता होगा। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था उसमें भारतीय सेना गुरुद्वारे में जाकर खालिस्तानी जो वहां पर टेररिस्ट हुआ करते थे उनको लड़ाई लड़ी थी, और यहाँ पर बहुत सारे उनको बाहर भी निकाला था। उसमें भिंडरवाल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है नहीं। तो सभी के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी से संबंध रहा है, ठीक है नहीं। तो सिख दंगों से संबंधित है 1984, ठीक है। तो इसके बाद पता सिख, फिर इसके बाद आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जब तक अगले प्रश्न का आंसर बताओ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताओ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताओ मुझे। ठीक है ना। चलिए जी, अब आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है नहीं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था, और वो सलाबाई की संधि से हुआ था। ये बात आपको याद रखना, कई बार प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जा चुका है। दैट्स द राइट आंसर, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नंबरिंग डाल दूं, वरना फिर नंबरिंग से बना 11 हो गया, 11 के बाद यहाँ पे 12 हो गया, और 12 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 13। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और उपरोक्त सभी। बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है ना। कि इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप है, निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता अंडमान निकोबार नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है, ठीक है, अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप कहां पर? अरेबियन सी में है। और ये दोनों ही जो है वो दोनों कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? बताओ, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित था? ये बात भी आपको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, फोर्ट सेंट डेविड में, है ना, और शांति निकेतन में। तो कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां था? तो आपको पता होना चाहिए फोर्ट विलियम में इज द राइट आंसर, ठीक है नहीं। आइए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? बताइए, स्फेरोमीटर, एमिनोमीटर, स्फिग्नोमीटर, या एममीटर। तो रक्त दाब को कौन मेजर करता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्फिग्नोमीटर इज द राइट आंसर, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्नोमीटर इज द राइट आंसर। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से कर लूं तो काफी ज्यादा जरूरी है ना? और क्योंकि वहां पे आंसर साथ साथ दे रखे हैं, तो अब आगे मैं आपको यहां से कराता हूं, तो उसमें आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। चलिए, है ना, यहां से। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसके आंसर। तो यहां पर आप लोगों को बताना है, और ये 17वां प्रश्न होना चाहिए। कौन सा प्रश्न है ये? 15वां, ठीक है। 15वां प्रश्न है, तो मैं भी 15वां ही प्रश्न लगा देता हूं यहाँ पर। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एमिनोमीटर, स्फिग्नोमीटर, या एममीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्नोमीटर, है ना। प्रश्न नंबर 16 क्या है? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? बताओ, हमारी जो किडनी है उसमें 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, या
500 सीसी। तो ये बात आप लोगों को बताना होगा। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त कितना होता है? 1200 सीसी होता है। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित है? यानी जेनेटिक्स जो शब्द है वो किससे संबंध रखता है? शरीर रचना से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से, आनुवांशिकता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवांशिकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, या इंसुलिन, या ऑक्सीटोसिन, है ना। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है बताओ? एस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन होता है, इंसुलिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। तो राइट आंसर याद रखना, एस्ट्रोजन महिलाओं में और पुरुषों में यानी नर में क्या होता है? एंड्रोजन होता है। इंसुलिन जो है वो भी अपने आप में जनरली क्या करता है? एक तरह से इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन जो है इसको प्यार वाला हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी से हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना पैदा होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ही, है ना। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। नहीं 19, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ठीक है। नहीं, जो शरीर में दूध बनना प्रारंभ हो जाता है, तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ही उसके साथ ही दूध बनना भी प्रारंभ हो जाता है। तो दूध बनने में, ठीक है, कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एंड्रोलिन, ठीक है, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है ना। कितने टाइम में ये बन जाता है, तैयार हो जाता है, उद्भवन काल है ये। तो हेपेटाइटिस विषाणु जो है ना, ठीक है, एक बार शरीर में गया तो भी धीरे धीरे पड़ा रहता है, धीरे धीरे बाद में ये विकास करता है, उसमें टाइम लगता है 42 से 56 दिन, 30 से 180 दिन, 15 से 20 दिन, या एक सप्ताह। तो राइट आंसर याद रखना, 30 से 180 दिन के बाद ही इसके लक्षण आप लोगों को पता चलता है। 21, निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? जैव का, तेल का, मरहम का, डीडीटी का, या गैम्बुसिया का? बताइए। निम्न में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मच्छर का जैविक नियंत्रण किससे होता है? गैम्बुसिया मछली से होता है। ये जनरली क्या करती है? जहां जहां होती है मच्छर के लावा को खा जाती है और मच्छरों को मार देती है, बात यह है, ठीक है। नहीं 22, लाल रक्त कणिकाएं विहीन जंतु हैं। तो जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं आती, इसका मतलब है जिनका रंग लाल नहीं होता खून का, उसके बारे में ये पूछा गया है। तो मेढक है, केंचुआ है, सर्प है, या मोर है? तो राइट आंसर याद रखना केंचुआ। केंचुआ को भी मारो, उसका रक्त क्या है? ठीक है। नहीं, तो उसका रक्त लाल नहीं होता, ठीक है, सफेद वगैरह होता है ना। चलिए 23 प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति क्या हो रहा है? अपने आप ही चल रहे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पास चलो, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लिवर में, किडनी में, या मस्तिष्क में। तो उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? 23वां प्रश्न जो है वो इसी से रिलेटेड है, पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है, और ये इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ से ये बहुत सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और वहां पर, ठीक है, हार्मोन, ठीक है, बनाती है, ठीक है। नहीं, बस थोड़े से 7 प्रश्न करवाऊंगा आज, 30 प्रश्न करवाऊंगा, और 23 हो गए, 7 रह गए बस, ठीक है। 24 जो है वो क्या है? एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, क्लोरोक्विन है, पेनिसिलिन है। तो एंटीबायोटिक जो है का उदाहरण कौन सा है? पेनिसिलिन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले ये एंटीबायोटिक बनाया था, तो याद रखना। 25 वाला प्रश्न क्या है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से, या भेड़ से? तो यहां पर आपको बहुत तेजी से इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से, या भेड़ से? तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, इसका आंसर खरगोश है। 26 पे आ जाओ कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं?
ठीक है, पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से, मृदा से। तो पेड़ पौधों को वायु से, ठीक है, तो कुछ गैसें लेते हैं और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की क्रिया में काम आती है। लेकिन पोषक तत्व जो है वो मृदा में ही होते हैं, तो मृदा इज द राइट आंसर है 27। अट्ठाईस, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये सभी के सभी पता है, मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूं बस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम चल रही है इसका, है ना, अपने आप जो चलता रहता है ना वो, तो मुझे कुछ यहाँ बीच में प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं वैसे आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब आंसर तो दिख ही गए। देखो ये कुछ प्रश्न थे कि भारत की संविधान की, हाँ ये रहा, ये सारे प्रश्न थे। उन प्रश्नों को आराम से देख लेना। अंगोरा ऊन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, मृदा से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल विरोधी अधिनियम है। ठीक है, याद रखना इस बात। भूमि सुधार के विषयों में अंतर्गत है, तो राज्य सूची भूमि सुधार में आती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण पर प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूमि का सम्मेलन हो जाए भारत में तो उससे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बैंकों में जमा करने से प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, मूलभूत अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं माना जाता, अब इसको लीगल राइट माना जाता है, ध्यान रखना। निम्न संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो सर्शियोररी, है ना, जब केस मालूम लगभग क्लोज हो चुका होता है तो सारी चीजों को अपने पास बुला लेता है सुप्रीम कोर्ट कि आ जाओ मेरे पास ले आओ, तो इसको कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है नहीं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श क्या है, किसमें माना गया है, तो नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वहां पे चल नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दी। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार से एक नए और एक शानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।